जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब संबंधित रिलेटेड न्यूज़ दिया जाता है कि कहाँ कौन सी वैकेंसी चल रही है, किसका क्या प्रोसेस है, किसमें कितना डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर प्रदान किया जाता है। तो आज भी हम सोचे कि एजुकेशन रिलेटेड कुछ नई चीज़ डाला जाए, इतिहास के कुछ प्रश्नों को खंगाला जाए और कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी आपको दी जाए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे EMRS के एग्ज़ाम्स हैं, टीचर का एग्ज़ाम है, BPSC का एग्ज़ाम है, उसमें आपको कुछ मदद हो सके। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको किसी भी तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अब इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा ऐसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। तो आपका इसका उत्तर होगा 1797 ईस्वी में। कब हुआ था? 1797 में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब आगे के प्रश्न की आते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया, ध्यान दीजिएगा, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। देखिए, उसमें क्या था ना कि उस समय 19वीं सदी में राष्ट्र राज्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवाद का एक बहुत ज़्यादा हवा निकला था, जिसमें फ्रांस का, यूरोप का राष्ट्रवाद भी शामिल है। तो उसके लिए हम राष्ट्र राज्य का उदय रखेंगे, क्योंकि उस समय निरंकुश राज्य और तानाशाही और राजशाही की समाप्ति की ओर अग्रसर था पूरा विश्व। तो राष्ट्र राज्य का उदय इसका सही उत्तर होगा। आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। देखिए, नेपोलियन की एक संहिता, नेपोलियन ने अपना एक कानून बनाया था जिसे वो संहिता कहता था, उस संहिता का लक्षण कौन नहीं था। तो उसके लिए हम बता दें, नेपोलियन की संहिता का लक्षण कौन नहीं था। तो देखिए, जन्म पर, पहला आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए, जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष समानता। देखिए, उसके संहिता में ये सारी चीज़ें थे। उसके संहिता में जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना भी था, संपत्ति का अधिकार भी था, कानून के समक्ष समानता भी था, लेकिन उसके पास केवल नहीं था तो केवल मताधिकार का जो संविधान था उसने नहीं बनाया था। सबके लिए जो वयस्क मताधिकार था, इसकी उसके संहिता में यह नहीं था। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, सबके लिए वयस्क मताधिकार का। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? आपने सुना भी होगा, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। तो आपको प्रश्न को उत्तर के लिए बता दें कि वियना कांग्रेस जो है वो आपका ऑप्शन है 1815, 1816, 1817 और 1818। तो आपका उत्तर होगा 1815 में वियना कांग्रेस जब आयोजन किया गया, वियना कांग्रेस की जब आयोजन किया गया तो 1815 में किया गया। किस वर्ष में किया गया दोस्तों? 1815 में। इसको याद रखिएगा। ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये आपको SSC, BPSC, बिहार SSC, इस तरह के, या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन लेवल अपर टाइप का है। अब आते हैं, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। देखिए, वियना संधि ऊपर था, अब उससे कौन इसमें संबंधित था? बिस्मार्क था, ड्यूक मेटरनिक था, ड्यूसेपी मेत्सिनी था, नेपोलियन था। तो देखिए, ड्यूक मेटरनिक था। कौन था? तो ड्यूक मेटरनिक था। इसका सही उत्तर होगा ड्यूक मेटरनिक। इसका सही उत्तर होगा ड्यूक मेटरनिक। दोस्तों याद रखिएगा, अभी 1815 में जो वियना संधि हुआ था, वियना संधि सम्मेलन हुआ था, उसमें ड्यूक मेटरनिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बताते हैं आपको आगे की ओर। ठीक है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। देखिए, नियम, जब नेपोलियन युद्ध हुआ था उसके दौरान जो बदलाव हुए थे उसको खत्म करने का प्रस्ताव किस संधि में दिया गया? तो वियना संधि में ही दिया गया था। ठीक है, जो कि 1815 में हुआ था। वियना संधि कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और इसमें मेटरनिक नाम का एक व्यक्ति भी सदस्य था, मेटरनिक था, जो कि वियना संधि 1815 में हुआ था। उसमें क्या किया गया कि दोस्तों कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उन्हें खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए, ये बड़ा बढ़िया लाइन है, जिसने भी कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका उत्तर होगा मेटरनिक, जिसने वियना संधि में भाग लिया था। ठीक है, तो 1815 में मेटरनिक इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बताते हैं,
किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? क्या 1815 की वियना संधि, या कॉन्टिनेंटिनोपाल संधि, या फिर सार्डिनिया पिडमांट की संधि? उपरोक्त ये जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, कॉन्टेंटिनोपाल की संधि, तो इसके अनुसार जो यूनान था उसे एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जाए दोस्तों वोल्टपटोन। किसने? वोल्टपटोन ने इसका नेतृत्व किया था, उस आंदोलन का, आयरलैंड का। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अपर लेवल के हैं दोस्तों, उससे मत घबराइएगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर क्वेश्चन हैं। और भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए, आंखों पर पट्टी बांधे हुई महिला, आंखों पर पट्टी बांधे हुई तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो आप लोगों ने जुडिशरी में देखा होगा, इस तरह की महिलाएं खड़ी रहती हैं, तो ये क्या होगा? जुडिशरी यानी न्याय का प्रतीक है। क्या किसका प्रतीक है दोस्तों? इस न्याय का प्रतीक है। अब कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता देते हैं जो एक अंक में, जैसे ये भी आ सकता है। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? देखिए, ये फ्रांसीसी चित्रकार था जो राष्ट्रवाद के उदय में काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। अर्नस्ट रेनन कौन था? तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वो किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया। देखिए, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया था, जो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक भी है। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतीक है? देखिए, मोंटेस्क्यू का सिद्धांत आप पढ़े भी होंगे और आता भी है। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? शक्ति पृथक्करण यानी कि पावर डिवाइडेड का उसने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि पावर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पावर सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, पावर अलग अलग हाथों में होना चाहिए। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति की वजह से माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय ही फ्रांस यूरोप से हुआ है, वहीं से इसकी लड़ाई चली। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। जॉलवेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या जॉलवेराइन जो था तो एक जर्मन शुल्क संघ था, वो जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में इसे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? तो इस संघ को 1834 में स्थापित किया गया था, जिनमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वो मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई। मतलब जर्मन में जब 1834 से पहले मुद्राओं की संख्या कितनी थी? 30। 1834 के बाद जॉलवेराइन के लागू होने के बाद मुद्राओं की संख्या कितनी रह गई? 2। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। किसका प्रतीक था दोस्तों? यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में जमा के शेयर कर दीजिएगा। अगर इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।